दोस्तों आज का जो ये सेशन है, मैं इस सेशन के अंदर आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी के ऐसे 10 टॉपिक बताऊंगा जिसमें से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। ये 10 टॉपिक ऐसे हैं, इनको तो आपको करना ही पड़ेगा। ये नहीं सोच सकते कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 10 टॉपिक कौन से हैं और उनके कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसमें डिस्कस करेंगे। जो भी आरआरबी ग्रुप डी का पेपर देने जा रहा है तो ये 10 टॉपिक को हल्के में नहीं लेगा, ठीक है। इनकी अच्छे से तैयारी करके जाना है। तो पहला है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी में जरूर आता है। एक से ज्यादा आ जाए, भले ही एक से कम कभी नहीं आएगा, मतलब एक तो आएगा ही आएगा। इनफैक्ट 2 क्वेश्चन पक्के होते हैं। तो सबसे पहले एक ये सीधे वाला अरेंजमेंट होता है जो सीधी एक लाइन में होता है। एक होता है मेज के चारों तरफ बैठते हैं और डायगनली जो बैठते हैं, ठीक है। तो पहले इसे देखते हैं, इसे कैसे करते हैं। उसने कहा PQRSTU नामक 6 विद्यार्थी एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब आपको पता है ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। लेकिन इस बात को ध्यान में नहीं रखना है, आपको बस हमेशा देखना है कि आपके सामने बैठा होना चाहिए। जैसे आप बैठे हैं, आप इधर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो आपको भी इधर की तरफ मुंह करके ही सबको बैठाना है। हालांकि उसने उत्तर दिशा बोली है, उत्तर में ऐसे ही बैठा जाएगा, लेकिन अगर वो उत्तर नहीं भी कहेगा तो भी आपको इसी दिशा में बैठाना है। उसका कारण, आपका दायां इधर है और आपका बायां इधर है, जबकि जिस व्यक्ति को ऐसे बैठाओगे पंक्ति में उसका दायां और बायां भी ऐसे ही रहेगा। तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, जितने उसने विद्यार्थी बोला है इतनी जगह बनाओ। 1 2 3 4 5 6। अगर हम गलती से इधर ज्यादा बना देते हैं तो उधर से मिटा देंगे, और इधर अगर कम रह जाता है तो इधर बना लेंगे, उधर से हटा देंगे। उधर जरूरत है तो उधर बना लेंगे और इधर से हटा देंगे। तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। बस आपको 6 प्लेसेस तैयार करनी है जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं इन 6 व्यक्तियों के बारे में। उसने कहा P और S पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। सिरों पर होता है कोनों पर, एक दाएं बैठा होगा तो एक बाएं बैठा होगा। मान लेते हैं P जो है वो बाईं तरफ है, S जो है वो दाईं तरफ बैठा है। सिरों पर बैठे हैं, किधर भी बैठा लो आप। उसने ये नहीं कहा है कि कौन एकदम दाएं बैठा है, कौन एकदम बाएं बैठा है, ठीक है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन दाएं बैठा है या बाएं? अगर वो आगे उसमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो उसका हिंट देगा। टीपी के ठीक बगल में बैठा है। अब अगर यहां वो कहता टीपी के बाएं बैठा है या दाएं बैठा है, तब हमें फर्क पड़ता पी और एस को किधर बैठाना है। अगर सोचो वो कहता टीपी के दाएं बैठा है, तो हमने पी को सही बैठाया, इसके दाएं पे जगह है। लेकिन अगर वो कहता टीपी के ठीक बाईं की तरफ बैठा है, तब इधर बैठाना पड़ता, इधर जगह नहीं होती, फिर पी हमारा यहां होता क्योंकि उसका बायां बनाया जा सकता था। लेकिन अभी उसने ऐसा नहीं बोला है। अभी तो उसने सिर्फ बोला है कि बगल में बैठा है। तो टी को जो है पी के बगल में बैठाना है, मैं यहां बैठा देता हूं। जबकि यू एस के ठीक बगल में बैठा है, यू को आपको यहां बैठाना है एस के ठीक बगल में। क्यू और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब एस ये रहा, और अगर मैं क्यू को यहां बैठा हूं तो उनके बीच में एक व्यक्ति जो कि यू है वो आ जाएगा। आर के अतिरिक्त क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा है? आर के अतिरिक्त अब बचा ही कौन है? एक ही व्यक्ति बचा है। आर जगह कितनी बची है? एक ही बची है, वो है यहां। तो इसलिए आर को यहां बैठाना पड़ेगा। अब वो कह रहा है आर के अतिरिक्त क्यू के बगल में, देखो इधर क्यू के बगल में यू बैठा है, एक तरफ यू बैठा है, एक तरफ आर बैठा है। तो उसने ये कहा है कि क्यू के बगल में, तो क्यू के बगल में आर से अलग जो है वो यू बैठा है। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है यहां। उस संख्या का चयन कीजिए। अब जो दूसरा प्रश्न है जो आपका आरआरबी ग्रुप डी में जरूर आता है, इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है सीरीज का, भाई सीरीज के क्वेश्चन तो हर एक पेपर में ही आते हैं, लेकिन यहां ये आप दिमाग में सेट कर लो, एक क्वेश्चन आपको जरूर 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 मिलेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जैसे आपको क्या क्या देखना है, आप यहां देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपसे पूछा गया है।
जबकि 45 से 65 पे मुझे पहले जाना है और 65 से मुझे 90 पे जाना है, 90 से 125 पे जाना है, 125 से 180 पे जाना है और 180 से आगे क्या आएगा आपसे पूछा गया। तो सबसे बेसिक चीज जो होती है सीरीज के अंदर वो होती है अंतर, और अंतर तब देखा जाता है जब सीरीज ज्यादा दूर ना गई हो या बहुत बड़ा बड़ा संख्या ना आई हो। अब 45 और 65 पास में है और 65 के पास में ही 90 है, तो ये गुणा का क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि 45 का 2 गुना भी करूंगा तो कम से कम 90 आएगा, जबकि यहाँ 65 है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है आपका अंतर का। तो अंतर लगाएंगे, जैसे 45 से 65 जाने के लिए मुझे 20 का अंतर लगेगा, यहाँ 65 से 90 पे जाऊंगा तो 25 का अंतर लगेगा, 90 से 125 पे जाना है तो 35 का अंतर लग जाएगा, और 125 से 180 जाना है तो 125 5 30, यहाँ 55 का अंतर लग जाएगा। अब अंतर आगे कितना लोगे वो डिपेंड करेगा अंतर के अंतर पे। तो यहां से आप देखो 20 और 25 में 5 का अंतर है, 25 और 35 में 10 का अंतर है, 35 और 55 में 20 का अंतर है। इसका मतलब आप ये देखो 5 से एकदम डबल 10 है, 10 का एकदम डबल 20 है, तो अंतर में पहली संख्या का डबल हो रहा है दूसरा, तो 20 का डबल होगा 40। इसका मतलब मुझे अगली बार 55 में 40 जोड़कर जो कि होगा 95, उतने का अंतर बनाना पड़ेगा 180 के अंदर। तो इसका मतलब हो गया कि 180 में 95 जोड़ूंगा तो मुझे अगली संख्या प्राप्त होगी 9 8 17 275, जो कि दे रखी है ऑप्शन ए में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सीरीज का दूसरा क्वेश्चन हो गया। दो क्वेश्चन होंगे जो जरूर आते हैं पेपर के अंदर आरआरबी ग्रुप डी। तीसरा टाइप ऐसा वैन आरेख होता है। अब यहाँ संख्याएं दी होती हैं और आपसे उसमें कुछ संबंध पूछेगा जो आपको यहाँ बताना होता है। जैसे ये जो आरेख है ये काजू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लोग काजू पसंद करते हैं। ये वाला आरेख अखरोट खाने वाले लोगों को पसंद कर रहा है, और ये वाला आरेख जो है बादाम खाने वाले लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे पूछे कितने व्यक्ति अखरोट पसंद करते हैं, तो अखरोट को पसंद करना है किंतु काजू पसंद नहीं करते हैं। जो चीज पसंद नहीं करेंगे पहले उसको लेंगे, ये है काजू पसंद नहीं करते हैं। तो काजू जहां जहां जिस जिस संख्या इसमें आ रही है उनको सबको हटा दो, उन्हें नहीं लेंगे। फिर उसने कहा अखरोट पसंद करते हैं, तो अखरोट पे जाओ यहाँ, और काजू वाला हिस्सा मैंने पहले निकाल दिया, तो ये भी अखरोट पसंद करते हैं। ये 19 वो हैं जो बादाम और अखरोट दोनों पसंद करते हैं, लेकिन ये मतलब कहने का ये है अखरोट को पसंद करते हैं। हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि कौन पसंद करता है, तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा। तो 120 और 19 को जोड़ेंगे तो 139 बनेगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये आपका चौथा टाइप होता है। चौथा टाइप होता है एनालॉगी का। एनालॉगी आपकी तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी नंबर एनालॉगी जो कि यहां पर दे रखी है, एक है अल्फाबेट एनालॉगी जो कि आपके मतलब मैंने बता दिया है अल्फाबेट भी हो सकता है, और एक होता है शब्द एनालॉगी जिसमें शब्दों के बीच में आपका संबंध दिया होता है। तो ये तीन तरह की एनालॉगी है। तो मतलब ये है इन तीनों में से एक प्रश्न जरूर 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 पूछा जाता है। तो कैसे करते हैं, अभी नंबर वाला हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहां संबंध देगा 12 का 145 से, 9 का 82 से, तो 11 का संबंध आपसे पूछा जाएगा। तो यहां 12 से बड़ी संख्या जब भी बनेगी तो वहां 2 से 3 रूल आपको फॉलो करने हैं। 12 से 145 करना है तो 12 का 12 गुना किया जा सकता है जो कि 144 होता है, और उससे एक ज्यादा होगा। तो फिर 9 में भी 12 गुना करना होगा। 9 का 12 गुना 108 होता है, उसमें एक जोड़ा जाएगा तो 109 हो जाएगा, जबकि ये यहाँ 82 दिया हुआ है। तो आप ये देखें कि 12 का 12 गुना 12 का वर्ग भी कहलाता है, ठीक है। तो या तो ये वर्ग से आया होगा या फिर सीधा 12 गुना होगा। अगर सीधा 12 गुना होता तो यहां भी सीधा 12 गुना में ठीक हो जाता, जो कि नहीं हुआ। तो वर्ग वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 12 का वर्ग 144, उससे एक ज्यादा। 9 का वर्ग होता है 81, उससे एक ज्यादा दिया हुआ है। तो वर्ग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ फिट हो रहा है। तो 11 का वर्ग करूंगा तो 121, और उससे मुझे लेना है एक ज्यादा, तो हो जाएगा 122, जो कि है ऑप्शन डी में।
पांचवा टाइप है कथन और निष्कर्ष। दो तरह के कथन निष्कर्ष जो हैं आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, दोनों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। दोनों को कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। इस तरह के जो कथन और निष्कर्ष आपके आएंगे, उन कथन निष्कर्ष को आप वेन आरेख से करने की कोशिश करेंगे। वेन आरेख का मैंने एक पर्टिकुलर पूरा चैप्टर लिया हुआ है, वहां से आप सीख सकते हैं। सभी बाघ शेर है। उसने कहा जो भी बाघ होंगे, मान लिया ये बाघ है तो इसमें क्या होता है, बाघ को ये एक आरेख रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका आ रहा है शेर के अंदर, तो इसको मैं शेर के अंदर ऐसे समाहित कर दूंगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो उसमें एक बात जो यहां से आपको उत्तर देती है। अब अंदर से बाहर आएंगे तो कहेंगे सभी बाघ शेर है, जिसके आधार पर हमने वैन आरेख बनाया है। लेकिन अगर बाहर से अंदर आप जाओगे तो आप हमेशा आंसर दोगे कुछ शेर बाघ है, कुछ शेर बाघ है। तो यहां देखो कुछ बाघ शेर है और कुछ शेर बाघ है, दोनों बंद है, क्योंकि अंदर से जब हम बाहर जाते हैं सभी का प्रयोग भी होता है, सभी बाघ शेर है, और कुछ का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो तीसरा जो है निष्कर्ष यहां से सीधा सीधा इसी आरेख से हमें मिल जाता है। फिर उसने कहा कोई बिल्ली शेर नहीं है, तो शेर है बाहर वाला, ये कोई भी बिल्ली से संबंध नहीं रखता है, तो बिल्ली को मैं यहां बना सकता हूं, तो ये हो गया बिल्ली। तो अब कोई भी बिल्ली शेर नहीं है, तो यहां एक क्रॉस का निशान लगा दो कि मतलब इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। अब उसने कहा कुछ जैगुआर बिल्लियां हैं, तो इनमें से कुछ हिस्सा जैगुआर के पास चला जाएगा, ठीक है। अब लेकिन ये थोड़ा सा और अलग तरीके से भी बन सकता है, जो कि यहां हमें रिश्ता नहीं दिया है। ये हो सकता है ये इन दोनों से मिलके बना हो जैगुआर, ये कुछ हिस्सा जैगुआर का जो है वो बिल्ली हो जाएगा ये वाला, लेकिन जैगुआर का कुछ हिस्सा इधर शेर के साथ भी आ सकता है। लेकिन ये संभव है, निश्चित नहीं है। तो आपको जो दिमाग में रखना है ना वो है संभव और निश्चित। जो संभव है वो आपका जो है निष्कर्ष नहीं बनेगा, लेकिन जो निश्चित है वो चीज आपका निष्कर्ष जरूर बन जाएगा। तो ये हम लोग कहेंगे कि जैगुआर का कोई भी रिलेशन हम शेर के साथ निश्चित रूप से नहीं बता पाएंगे। तो जैगुआर और शेर का रिश्ता जो है वो नहीं बन सकता, इसलिए पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कोई जैगुआर बाघ नहीं है, ठीक है, कोई जैगुआर बाघ नहीं है, ये भी तो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। क्या पता ये इसको यहां से ऐसे क्रॉस करके जा रहा होता, तो ये भी निश्चित रूप से नहीं है, संभव है लेकिन निश्चित नहीं है। केवल निष्कर्ष 3 यहां पालन करता है, तो इसलिए ऑप्शन सी आप आंसर दोगे एग्जाम के अंदर। छठा टाइप होता है ऐसे, आपको एक समीकरण देगा, उस समीकरण पर उसने कहा किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा, मतलब उसका आंसर सही आ जाएगा। या तो वो आपको बोलेगा कि कौन कौन से हम लोग यहां चिन्ह लगा सकते हैं, तो ऑप्शन में चिन्ह देगा, या बदलने के लिए बोलेगा। तो ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले जो करना है ऐसे क्वेश्चंस में, जिससे आपको बहुत आसानी होगी ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, आपको गुणा और भाग देखना है। सबसे पहले देखना है भाग। जो भाग लगा हुआ है दो संख्याओं के बीच में, अगर वहां भाग हो रहा है तो आपको भाग पे नहीं जाना है। जैसे उसने कहा 28 भाग 14, और 28 14 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, 14 दूनी 28, तो इसका मतलब भाग को नहीं छेड़ना है, ये वाला नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है। अब इसको और इसको आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे उसने कहा प्लस और माइनस, अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं और यहाँ माइनस कर दूं, तो सबसे पहले क्या होता है, भाग किया जाता है, जो कि हमने करके देखा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 28 + 2 माइनस फिर गुणा होता है 7 दूनी 14। अब 28 और 2 30, और 30 में से जब हम 14 को माइनस करते हैं तो हमें 16 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब हमें यही चाहिए था और ये हमने ठीक किया है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है आरआरबी ग्रुप डी में, एक से ज्यादा भी आते हैं, एक तो भाई आएगा ही आएगा। ये वो क्वेश्चन है सारे जो टॉपिक रिपीटेडली आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। इसका मतलब क्या है, यहां आपको 3 संख्याएं इधर 3 इधर दे देगा। अब जो संबंध इन तीनों संख्याओं में है वही संबंध इसमें होगा, तो पहचानना है और उसी संबंध को देखना है कौन सा ऑप्शन उसका पालन करेगा। यह है आपका 7वां टाइप। ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है वेनार उसके अंदर, आरआरबी ग्रुप डी के अंदर, ठीक है। अब यहां आप जैसे 24 है बड़ी संख्या, 72 है एक छोटी संख्या, सॉरी
24 भी बड़ी संख्या, 72 उससे भी बड़ी है, जबकि 12 एक छोटी संख्या है। अगर ये संख्या कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होती तो हम इन दोनों का एवरेज देखते, औसत देखते, लेकिन ये पहली संख्या से भी छोटी है। तब आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या क्या कर सकते हो, ये देखो भाई, हम ये देख सकते हैं 24 का आधा 12 होता है, लेकिन 24 के गुणा में 24 का 3 गुना 72 होता है, ऐसे भी देख सकते हैं। तो आप भाग की तरफ चले जाओ, 24 3 72, 3 का 4 गुना बीच में दे रखा है, 3 चौक 12। तो इसका मतलब पहली संख्या से तीसरी को भाग किया गया, जो आया उसका 4 गुना जो है वो दिया हुआ है बीच में। क्या ये चीज दूसरे और इसमें भी फॉलो करती है? अगर फॉलो करती है तो ही इस आधार पे देखेंगे, नहीं तो फिर दूसरा आधार देखेंगे। 15 को मैंने 60 से भाग किया, 60 को मतलब 15 चौक के 60, तो मुझे क्या करना, उसका 4 गुना बीच में होना चाहिए, तो 4 चौक 16 जो कि बीच में दिया हुआ है। इसका मतलब है तीसरी को पहली से काटना है और उसका 4 गुना बीच में होना चाहिए। देखो 20 छिक्के 120 और 6 का 4 गुना होता है 24, जो कि बीच में दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन डी से अनुसरण करता है। आठवां टाइप, इस तरह के कथन निष्कर्ष। पीछे जो कथन निष्कर्ष थे वो हमें आरेख से करने थे, यहां वाले जो कथन निष्कर्ष होते हैं ये हमें करने हैं अरेंजमेंट से, ठीक है। जैसे उसने कहा टी बराबर है एस के, तो इसका मतलब मैं कहूंगा टी और एस दोनों बराबर स्थान पर है, जबकि एस बड़ा या बराबर है एन के, इसका मतलब एस कहीं ना कहीं एन से बड़ा है, जबकि एन और ए एक दूसरे के बराबर है। मैं इसे यहां लिख सकता हूं, ए जो है वो छोटा या बराबर है यू के। अब यू ए से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ए से बड़ा होगा तो वो क्या एन से बड़ा होगा या एस से भी बड़ा हो जाएगा, उनके ऊपर भी चला जाएगा। तो ए का सीधा संबंध हम यू से निकाल सकते हैं, लेकिन यू का संबंध एस एन और टी से नहीं बना सकते, तो इसलिए मैं यू को यहां कहीं लिख लूं और बराबर भी लिख सकता हूं, यू बराबर भी हो सकता है। यू जबकि बड़ा है पी से, तो यू बड़ा है पी से, पी नीचे आ जाएगा, और पी छोटा है क्यू से। अब क्यू को कहां लगाना है हम नहीं इसको निर्धारित कर सकते, तो पहले निष्कर्ष में कह रहा है एस बड़ा है क्यू से, एस बड़ा है क्यू से। अब आपने जो जो अरेंजमेंट बनाए हैं उससे आप देखें, यहां एस जो है ए से बड़ा है, यू से बड़ा है कहीं ना कहीं, लेकिन पी से बड़ा क्यू है, और वो क्यू की प्लेस कहां पे होगी, यहां कहीं इस लाइन में, या ऊपर चला जाएगा या सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, निर्धारित नहीं हो सकता। संभव है, निर्धारित नहीं है, इसलिए निष्कर्ष एक को कंसिडर नहीं करेंगे। जबकि दूसरे निष्कर्ष में उसने कहा ए छोटा या बराबर है टी के। देखो ये रहा ए, ये रहा टी, टी ए से बड़ा है, ये रहा टी ए से बड़ा, और बराबर भी हो सकता है। कैसे? टी एस के बराबर है, और कहीं ना कहीं ये जो होता है ना बड़ा या बराबर का साइन होता है, अगर हम बराबर वाले को माने तो एस बराबर एन और बराबर ए, तो ये हो सकता है। तो इसलिए निष्कर्ष तो केवल यहां निकल सकता है, पहला निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। ये हो गया आपका आठवां टाइप। जो 8 टाइप ये पूछे जाते हैं, ये रिपीटेडली आते हैं भाई आरआरबी ग्रुप डी में, ये जरूर करके जाना आप लोग। विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। मतलब पार्ट्स से जैसे आर डी वी वाई वाई बना है, क्लोज से ई ओ एस एक्स के बना है, तो इसी तर्क को कौन फॉलो करता है इस ऑप्शन में। तो ये एक तरीके से आप लोग सीधे सीधे भी क्वेश्चन इसके आते हैं, ऐसे टाइप से भी और सीधे सीधे भी। तो ये कोडिंग डिकोडिंग के हो गए। तो इसमें देखो जैसे ये है पी आर, या तो पहला लेटर पहले लेटर से संबंधित होगा मैक्सिमम केसेस में, कम से कम भी 90% केसेस में, या फिर क्रॉसिंग वाला होगा कि पहला तीसरे से या दूसरे से या दूसरा पहले से, या फिर पहले वाला आखिरी से संबंधित होगा, ऐसे होता है। तो अब यहां देखें जैसे ये P है वो 16 पे आता है और R आता है 18 पे, तो ये संबंधित हो सकते हैं क्योंकि सिर्फ 2 का ही अंतर है, तो 16 में 2 जोड़ दिया होगा। ए देखो 1 पे है और उससे D बना है तो 3 जोड़ा होगा, 1 3 4 होता है, ठीक है। फिर R 19 है, R 18 है, माफ कीजिए R 18 है, यहां V है, V होता है 22, 18 में कितना जुड़ा होगा 4। देख लो भाई, पहले 2 जुड़ा है, फिर 3 जुड़ा है, फिर 4 जुड़ा है, ऐसे ये चल रहा है। T 20 होता है, Y 25 5 जुड़ा है, ठीक है। S जो है 19 है, Y 25 6 जुड़ा है। तो इसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन इसको फॉलो करता है वो हमें
यहां पता करना होता है। ठीक है, अब यहां देखो जैसे सी है और वो ई है, सी 3 पे होता है, ई 5 पे, तो 2 का अंतर आ गया। ठीक है, फिर एल 12 होता है और ओ 15 होता है, यहाँ 3 का अंतर आ गया। चलो 3 का देखना था। ए 1 पे होता है और डी 4 पे होता है, तो फिर से 3 का अंतर आया, जबकि हमें यहाँ इस बार 4 का अंतर चाहिए था, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। एक एक का अंतर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे हमें ऑप्शन से पता करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। दूसरे पे जाएंगे, टी कितने पे? 20 पे। पी कितने पे? 16 पे, जबकि यहाँ बढ़ना चाहिए था, यहाँ तो कम हो गया। फिर देखें ऑप्शन सी, आर 18 टी 20। ठीक है, ये 2 का अंतर है। चलिए, एच 8 होता है, फिर 3 का अंतर होना चाहिए। के 11 होता है, बिल्कुल है 3 का अंतर। फिर आई 9 होता है, 4 का अंतर होना चाहिए। 9 4 13, 13 पे एम होता है, वो भी है, बिल्कुल सही है। एन जो है इस बार 5 का अंतर होना चाहिए। एन आपका 14 पे होता है, 14 5 19, और एस 19 पे ही होता है। ठीक है, अब 6 का अंतर होना चाहिए। ओ 15 और यू 21, 6 का अंतर। तो ऑप्शन सी उस तर्क को फॉलो करता है जो ऊपर 2 हमें उसने दिए हैं। ये हो गया भाई 9th टाइप। अब लास्ट जो टाइप है वो मैं ऐसा बता रहा हूं जो ज्यादातर केस में आता, कभी कभी नहीं भी आता। ठीक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अगर आता है तो बहुत से बच्चे गलती करते हैं उसे, तो वो अगर आपने तैयार नहीं किया हुआ है तो गलत हो जाता है। आता बहुत ज्यादा बार है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये है कि कभी कभी आएगा, आता भी बहुत है, कभी कभी नहीं आता, लेकिन आता है तो फिर गलत हो जाता है। वो है घड़ी से संबंधित। अब उसने कहा जब मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट की अवधि के समतुल्य दूरी तय करती है, तो पहले जब भी आपको ऐसा दिए तो आप घंटों में बदल दो। 2 घंटे 20 मिनट को घंटों में बदलना है, तो 20 को 60 से भाग कर दो, घंटे में बदल जाएगा। 1/3, तो 2 प्लस 1/3 होता है 7/3 के बराबर। 7/3 घंटे। ठीक है, 7/3 घंटे। अब जो घड़ी है उसमें घंटे वाली सुई अलग तरीके की स्पीड से चलती है, धीरे धीरे। मिनट वाली अलग स्पीड से चलती है। मिनट वाली 1 घंटे में 360 डिग्री क्रॉस कर देती है, और उसने मिनट की सुई के लिए पूछा है, तो वो 1 घंटे में जितने डिग्री चलता है उसकी इसमें गुणा कर दो जितने घंटे आपके पास है। तो ये क्या हो गया? 12 120, 12 7 84, 840 डिग्री क्रॉस कर देगी वो। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये 10 टाइप के प्रश्न जो हैं ये आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत खास हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करके जाइए। ये टॉपिक आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, और बाकी इन टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं या कैसे कैसे टाइप आते हैं वो डेली मैं आपके प्रैक्टिस सेट में कवर करूंगा। तो आरआरबी ग्रुप डी जो भी देने जा रहा है इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। कल फिर लेके आऊंगा ऐसे प्रैक्टिस सेट। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और भाई दोस्तों तक अपने शेयर कर देना। अगर बढ़िया लगता है तो लाइक भी कर देना। थैंक यू।